Hello viewers, my name is Mohammad Shahroz and I am your physics teacher. I hope you all are fine. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें ये बात बताई गई थी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और इसके कितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट केसेस पढ़े थे, एक पढ़ा था इंटरफेरेंस, दूसरा पढ़ा था बीट्स। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव्स, मतलब तीसरा इंपॉर्टेंट जो है उसका केस है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। इसको समझना बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पे मैं हाथ में एक रबर बैंड लेता हूं, इस तरीके से रबर बैंड लिया, मैंने रबर बैंड को क्या कर लिया, दोनों एंड से पकड़ लिया। अब कोई भी या मैं इसको जब इसमें से डिस्टरबेंस पैदा करूंगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो बैंड है वो ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा। कैसे मूव करेगा? रबर बैंड अप एंड डाउन मूव करेगा। सो वो जो बैंड जो वेव बना रहा है वो स्टैंडिंग वेव बना रहा है। इसी तरीके से अगर मैं किसी वायर को, किसी स्ट्रिंग को, जैसे कि गिटार का जो स्ट्रिंग होता है वो एंड से क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वो एंड से क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मैं जैसे ही उस गिटार की स्ट्रिंग में वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस पैदा करूंगा, वो गिटार की जो स्ट्रिंग है वो ऐसे अप एंड डाउन मूव करेगा। तो वो जो वेव बना रहा है वो स्टैंडिंग वेव बना रहा है। क्लियर? चले अब मजीद पढ़ते हैं कि ये बनती किस तरह है। अब देखिए यहां पे मैंने यहां पे एक वेव ड्रॉ कर ली, मैंने कोई भी वेव ड्रॉ कर ली। अब ये वेव जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रही है। अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ट्रैवल करती रहेगी, मैं इसे कहूंगा ये ट्रैवलिंग वेव्स है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह बाउंड कर देता हूं, मैंने वेव को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मैंने स्ट्रिंग को क्या किया था, वहां पे फिक्स्ड किया था, वेव को भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, बाउंडेड कर दिया। तो आप ऑब्जर्व करेंगे जब बाउंड करने के बाद ये वेव से क्या करेगी, टकराएगी। वेव क्या होगी, टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, चल ये जो ट्रफ था टकराने के बाद बन जाएगा क्रेस्ट, और जो क्रेस्ट था वो बन जाएगा ट्रफ। सो ये कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन चलता रहेगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे आपको कुछ इस तरह की वेव दिखेगी। मैं कहूंगा कि यहां पे प्रोड्यूस हो गई स्टैंडिंग वेव्स। अब ये इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, एक ही जगह पे रहेंगे। यहां पे बन गई आपकी स्टैंडिंग वेव्स। क्लियर? अब देखिए डेफिनेशन के मुताबिक क्या कहता है, when two identical waves, दो आइडेंटिकल वेव्स क्या हो, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर but travel opposite in direction in the same medium, it will give rise to the stationary waves or standing waves। कि जब दो आइडेंटिकल वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो, ओवरलैप हो जाए, ओवरलैप होने के बाद क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी एक ही मीडियम में, आप उसे कहेंगे कि वो क्या है, स्टेशनरी वेव्स है या फिर स्टैंडिंग वेव्स है। क्लियर? ये मेरे पास स्टैंडिंग वेव्स आ गए या स्टेशनरी वेव्स आ गए। चले अब पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। नाउ अ पॉइंट ऑन स्टैंडिंग वेव्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर इज कॉल्ड नोड। वो पॉइंट जहां पे वेव जो डिस्प्लेसमेंट कवर करे वो क्या हो, जीरो हो, और कौन सी इंटरफेरेंस हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। अब देखिए इसका कौन सा पॉइंट है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां पे देखिए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और यहां पे जो इंटरफेरेंस हुई है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। तो मैं इसे कहूंगा ये आ गया नोड। क्लियर? नाउ a point on standing waves where displacement is maximum, वेव का वो पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मैक्सिमम हो और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, एंटी नोड। अब आप देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां कवर किया, यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो मैं इस पॉइंट को कह देता हूं कि ये जो है वो एंटी नोड आ गया। कोई कंफ्यूजन? सिंपल। नाउ
डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स, दो कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो बराबर होता है हाफ ऑफ वेवलेंथ के। मतलब नोड से नोड तक का डिस्टेंस या एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस वो बराबर होगा हाफ ऑफ वेवलेंथ के। अब देखिए किस तरह, ये पॉइंट भी मेरे पास क्या है, नोड है, ये पॉइंट भी मेरे पास क्या है, नोड है। नोड से नोड तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, हाफ ऑफ वेवलेंथ के। कोई कंफ्यूजन? सिमिलरली ये देखिए ये पॉइंट क्या है, एंटी नोड। सो एंटी नोड से एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस है वो भी किसके बराबर है, हाफ ऑफ वेवलेंथ के। कोई प्रॉब्लम? नोड से नोड तक का डिस्टेंस हाफ ऑफ वेवलेंथ, एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस वो भी हाफ ऑफ वेवलेंथ के। अब ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड, मतलब नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा बाय 4। मतलब ये है कि ये नोड से नोड तक का डिस्टेंस नोड था, सॉरी हाफ ऑफ वेवलेंथ था। अब ये कह रहा है कि इस डिस्टेंस पे आ गया, मैं थोड़ा वेव को बड़ा कर देता हूं, ये मैंने वेव बना ली। अब देखिए ये आ गया नोड और ये पॉइंट क्या आ गया, एंटी नोड। नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा लैम्डा बाय 4 के। देखिए ना डिस्टेंस क्या हो गया, मजीद हाफ हो गया। नोड से नोड तक का था हाफ ऑफ वेवलेंथ, मजीद हाफ कर दिया, नोड से एंटी नोड, ये हो गया लैम्डा बाय 4। ठीक है। नाउ स्टैंडिंग वेव इज ट्रांसवर्स इज नेचर। स्टैंडिंग वेव जो है वो नेचर में हमेशा क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है। ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, मीडियम शुड बी सेम, एक ही मीडियम में होनी चाहिए वेव। ये बात याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करने के लिए वेव आइडेंटिकल हो, ठीक है, और मीडियम क्या हो, सेम हो, तब जाके आपके पास जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो भी होता है। इसीलिए स्टैंडिंग वेव्स को जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के केस में रखते हैं। ठीक है। चले आइए इस लेक्चर को मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब बात करते हैं हम स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। नाउ कंसीडर अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया जिसको हमने एंड से फिक्स किया हुआ। अब इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको हमने कह दिया L1। आपके पास कोई भी वायर है उसकी लेंथ तो होगी, तो हमने इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया L से, सिंपल। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये यहां से फिक्स्ड है। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसको मिडिल से थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे, या मैं मिडिल से इसको थोड़ा प्लग कर दूंगा। जैसे कि गिटार को आप क्या करते हैं, प्लग करते हैं, ठीक है, गिटार को आपने क्या कर दिया, प्लग कर दिया। इसी तरीके से मैंने इस वायर को यहां से प्लग कर दिया। कोई कंफ्यूजन? आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रिंग मूव करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो गए, इसलिए हमने क्या नाम दिया इसे, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो गई, सिंपल। अब देखें यहाँ पे क्या है, नोड, और यहाँ पे क्या है, नोड। नोड से नोड तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, हाफ ऑफ वेवलेंथ। अब जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा, ये कितना भी वाइब्रेट करे, चाहे ऐसे वाइब्रेट करें या यहाँ पे लूप्स इसी तरह बनते हैं, ठीक है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ देखें L लिख दिया मैंने, ये नोड, नोड से नोड तक का डिस्टेंस हाफ ऑफ वेवलेंथ। कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब देखें जो वेव की जो स्पीड है, स्टैंडिंग वेव की जो स्पीड है स्ट्रिंग में, वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। एक डिपेंड करती है टेंशन पे, यानी उस वायर में, उस स्ट्रिंग में उसकी टेंशन पे डिपेंड करती है। दूसरा लीनियर मास डेंसिटी पे, सिंपल। तो इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे एक बनता है कि द स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग किस पे डिपेंड करती है, V इज इक्वल टू अंडर रेडिकल टेंशन इन अ स्ट्रिंग, कि आप किसी भी वायर को जब खींचते हैं तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, और दूसरा लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। अब देखें टेंशन T आ गया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने म्यू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ये आपके पास आ गया लीनियर मास डेंसिटी।
लीनियर मास डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास पर यूनिट लेंथ। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, गुड। चले आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ पे मैंने इसमें वाइब्रेट किया तो आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे एक लूप बन गया, फर्स्ट लूप बन गया। इस पहले लूप को हमने नाम दे दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला पढ़ना है यहाँ पे, या फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब वो यहाँ पे ड्राइव करते हो, क्या कह रहा है? फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसको ड्राइव करने से पहले सबसे पहले आपको जनरल वेव का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। स्पीड का, जनरल वेव की स्पीड का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे लिखते हैं v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1। मैंने यहाँ पे f1 लैम्डा 1 क्यों लिखा? f1 इसलिए लिखा क्योंकि मैं फंडामेंटल सबसे पहली वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो मैंने लिख दिया f1 और लैम्डा 1, ठीक है? जो है फर्स्ट वाइब्रेशन की वजह से। क्या मैं यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि अभी भी बताया कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो बराबर है लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? सो लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा 2l के। सिंपल। नाउ दिस v कैन बी रिटन एज f1 मल्टीप्लाई बाय 2l। कोई कंफ्यूजन? इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी अभी मैंने बताया कि स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पे? दो फैक्टर पे। इस फैक्टर पे टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी। तो हमने यहाँ पे इसको लाजमी लिखना है। इसको नाम दे v इज इक्वल टू, या एज वी नो दैट v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल टेंशन म्यू, ठीक है? इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2। यहां भी स्पीड है, यहां भी स्पीड है। सो हमें इन दोनों स्पीड को क्या करना चाहिए? कंपेयर कर लेना चाहिए। सो लिखना है यहाँ पे नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपेयर कर ले सिंपली। कैसे करेंगे? यहां पे लिख दें आप f1 इंटू 2l इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखूंगा मैं? अंडर रेडिकल टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी। ये 2l क्या कर रहा है? सब्जेक्ट कौन है हमारा? फ्रीक्वेंसी। सो हमने सिर्फ f1 की वैल्यू फाइंड करनी है और 2l इसके साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। नीचे आगे क्या करेगा? डिवाइड। सो सिंपल f1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रेडिकल t डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, पहली वाइब्रेशन का। स्टैंडिंग वेव्स जो आपके पास स्ट्रिंग में जो पहली वाइब्रेशन बनेगी उसका फॉर्मूला ये है। क्या है? f1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रेडिकल टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। सिंपल। ये तो सिर्फ एक वाइब्रेशन बनेगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 5 या nth वाइब्रेशन बने तो फिर क्या होगा? फिर भी ये फॉर्मूला लिखेंगे हम? नहीं, फिर कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। फिर हम फॉर्मूला किस तरह ड्राइव करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है? ये नोट डाउन कर लें। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड लूप की। पहले हमने पढ़ा था अगर एक लूप या फर्स्ट वाइब्रेशन या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी तो फॉर्मूला क्या था। अब हम बात कर रहे हैं कि दो लूप्स बनेंगे या दो वाइब्रेशन बनेगी तो फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे। अच्छा, हेडिंग में मैंने कोई एक से दो से तीन नाम लिखे हैं, ठीक है? सबसे पहले लिखा मैंने फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या लिखा मैंने? सेकंड लूप, तीसरा मैंने लिखा सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इससे पहले वाली एक लूप बन रहा था तो फर्स्ट हार्मोनिक थी, जैसे आपने फंडामेंटल कहा। अगर दो बन जाएगी तो मैं इसे कहूंगा सेकंड हार्मोनिक, ठीक है? अब ये ओवरटोन समझ लें क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये मैंने स्ट्रिंग में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की, आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक लूप बन गया, ठीक है? अगर उसी स्ट्रिंग में ऐसे दो लूप्स बन जाएं या दो से ज्यादा लूप्स बन जाए तो मैं कहूंगा वो जो फ्रीक्वेंसी है वो ओवरटोन्ड है। अब देखते हैं कि ये कितनी बार ओवरटोन्ड हुई है। पहले ये ओवरटोन नहीं हुई, यहां पे जैसे ही मैं आया तो ये ओवरटोन हुई। कितनी बार ओवरटोन हुई?
फर्स्ट टाइम ओवरटोन हुई, पहली बार ओवरटोन हुई, तो हमने इसे नाम दे दिया फॉर फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। सिंपल। लूप्स कितने बने? 2 लूप्स, ठीक है, तो हमने इसे कहते हैं सेकंड लूप। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये दोनों वेव जो बन रहे हैं आइडेंटिकल हैं, समझ में आ रही बात, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, स्पीड सेम, तो मैं कहूंगा ये मेरे पास हार्मोनिक है, सही है। अच्छा, तो हमने इसे कहते हैं सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। कोई कंफ्यूजन? अब हमने सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब देखें ये कितने लूप्स बन गए या कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई? 2 लूप्स हो गए। अब देखें नोड से नोड तक का डिस्टेंस अगेन हाफ ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, मैंने यहाँ पे वेवलेंथ के सिंबल के साथ लिखा है 2, क्योंकि ये सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जो है वो दूसरी वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2, अगेन ये नोड है, ये क्या आ गया? दूसरा नोड आ गया। सो नोड से नोड तक का डिस्टेंस अगेन हाफ ऑफ वेवलेंथ। सो आप कह सकते हैं इस स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है L इज इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2। सो कितने हाफ ऑफ वेवलेंथ हो गए? 2 हो गए। अगर मेरे पास इसी तरीके से मैं थोड़ा समझा दूं, 1 2 1 2 3 लूप्स बन जाते हैं, तो आप बताइए फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे लैम्डा 2 हाफ ऑफ वेवलेंथ, हाफ ऑफ वेवलेंथ, और ये भी क्या आ गया? हाफ ऑफ वेवलेंथ। कितने हाफ ऑफ वेवलेंथ हो गए? ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 हाफ ऑफ वेवलेंथ हो गए। इसी तरह अगर मेरे पास 4 लूप्स बन जाए, 1 2 3, ये बना दे 4 लूप्स बन जाते हैं, हाफ ऑफ वेवलेंथ, हाफ ऑफ वेवलेंथ, हाफ ऑफ वेवलेंथ, हाफ ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। कितने लूप्स हो गए? 4 लूप। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास 4 हाफ ऑफ वेवलेंथ हो गए। सिंपल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह अगर 10 लूप्स बनते हैं तो फिर क्या लिखेंगे आप? 10 हाफ ऑफ वेवलेंथ। सिंपल। इसी तरह आप कोई भी नंबर ऑफ लूप्स बना सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है, फॉर सेकंड जो है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला, वही तरीका है। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव का v इज इक्वल टू f1, और यहां क्या लिखते हैं? लैम्डा 2 f2 लैम्डा 2। क्या मैं यहां पे लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? जी हां। अब ये भी बताया कि लेंथ बराबर है 2 हाफ ऑफ वेवलेंथ के, तो लैम्डा किसके बराबर होगा? 2l, ठीक है। ये 2 क्या कर रहा है? डिवाइड बाय आएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई करना नीचे आके डिवाइड करेगा। तो मैं अभी इस 2 को कट नहीं करता, वजह है समझ में आई आगे क्यों कट नहीं किया। तो मैं सिंपल क्या लिखता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू f2 मल्टीप्लाई बाय 2l डिवाइडेड बाय 2। कोई कंफ्यूजन? इसको भी आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग या स्पीड इन अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कंपेयर करते हैं यहां पे। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? कंपेयर कर लें। f2 मल्टीप्लाई बाय 2l डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल t डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी या म्यू। ये क्या कर रहा है? देखिए इधर 2l क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या करेगा? डिवाइड। लिख दें यहां पे 1 ओवर 2l t डिवाइड बाय म्यू, अंडर रेडिकल t डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। और ये 2 क्या कर रहा था? डिवाइड, माने क्या करेगा? मल्टीप्लाई। अब जरा इधर देखिए, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? इस वाले पोर्शन को देख के कुछ याद आ रहा है आपको? इस वाले पोर्शन को देखकर ये फॉर्मूला था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। सो हम जानते हैं एज वी नो दैट f1 is equal to 1 over 2l
अंडर रेडिकल टी डिवाइडेड बाय म्यू। सो इस पूरे फैक्टर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, F2 is equal to 2F1। कोई कंफ्यूजन? इसी तरीके से अगर मेरे पास 3 लूप्स हो, सो आप इसी मेथड के जरिए क्या करेंगे, लैम्डा 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, लैम्डा 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट कर दे यहां पे, ठीक है, आपको लेंथ मिल जाएगी, पुट करिए आगे, ठीक है। इसी मेथड से सेम चलते रहे तो आपको क्या मिल जाएगी, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इसी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इसी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या फिर 6 लूप्स। क्लियर? अब इससे क्या पता चलता है, अगर मेरे पास 3 लूप होते तो मैं क्या लिखता, F3, 2 की जगह क्या लिख दिया 3F1। इसी तरीके से अगर मैं लिखता F4, मतलब 4 सेगमेंट्स होते, 4 लूप्स बनते, तो मैं क्या लिखता F4 इज इक्वल टू 4F1। इसी तरीके से अगर n लूप्स बन जाए, नंबर ऑफ लूप्स बन जाते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, अप टू Fn इज इक्वल टू nF1। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, Fn इज इक्वल टू nF1। मतलब जितने ज्यादा लूप्स हो गए, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n टाइम्स होगी नंबर ऑफ लूप्स के। सिंपल। आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है, स्टैंडिंग वेव्स किसे कहते हैं, ये किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग क्या है, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। हमने फर्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी पढ़ी, पहली जो है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पढ़ी, इसके बाद सेकंड पढ़ी, थर्ड पढ़ाई नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कि थर्ड बनेगी किस तरह। इसी मेथड से आप थर्ड फाइंड कर सकते हैं, इसी मेथड से आप जो है वो फोर्थ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इसी मेथड से आप nth जो है वाइब्रेशन का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मजेदार आपने क्या याद रखा है कि वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के। मतलब अगर किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन आप प्रोड्यूस कर दें तो उसमें उसकी जो स्पीड है वेव की उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। टेंशन बढ़ा देंगे, वेव की स्पीड बढ़ जाएगी। सिमिलरली V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लीनियर मास डेंसिटी के, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन इन स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग में आप जितनी ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस करेंगे फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, मतलब उतनी ही ज्यादा लूप्स बनेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम अपना यही खत्म करते हैं। आई होप आपको हर बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह।